बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। बच्चों इसमें हम बातें करेंगे न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस की, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर मास को समझते हैं। न्यूक्लियर मास क्या होता है? क्योंकि न्यूक्लियर कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो जो भी मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है उनको न्यूक्लियंस भी बोलते हैं। दैट इज द मास ऑफ टोटल न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की शेप की बात करते हैं तो इसको हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, और इसका रेडियस क्या होता है? रेडियस इज गिवन एज आर नॉट इंटू ए टू दावर 1/3। ये ए क्या है बच्चों? ये होता है मास नंबर। जो मास ऑफ न्यूक्लियंस होता है उसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो होते हैं उसको बोलते हैं हम मास नंबर। तो यहां पर आर नॉट एक कांस्टेंट टर्म है। आर नॉट क्या है? 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसको फेम्टोमीटर या फर्मी भी बोलते हैं। ओके, अब डेंसिटी को देखते हैं तो ये न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। जैसे कि हम डेंसिटी को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप देखेंगे मास नंबर इज ए, टोटल मास ए के प्रोपोर्शनल होगा, और हम वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आ जाएगा 4/3 आर नॉट क्यूब, और ए की पावर 1/3 उसका होल क्यूब करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ए आ जाएगा। और ए आप कैंसिल कर देंगे तो यहां पर देखेंगे दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, तो आपकी डेंसिटी क्या आएगी? कांस्टेंट आ जाएगी, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अब किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से एक्स, जहां पर ये z होगा इसका, ये एटॉमिक नंबर होगा, और a क्या होगा? ये मास नंबर होगा। a इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हुए तो z से निकलेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन हमें पता है z से आएंगे, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? a माइनस जेड कर देंगे, यानी कि टोटल मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दें तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज आइसोटोप। आइसोटोप बच्चों आप ऑलरेडी जानते होंगे क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम। यहां पर आप देखेंगे दोनों का सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन दोनों का मास नंबर डिफरेंट है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है और इसमें न्यूट्रॉन होता है। तो यहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि मास एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन टोटल मास नंबर डिफरेंट है, तो क्या डिफरेंट रहा होगा? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहे होंगे। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स यानी कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि a माइनस जेड की क्वांटिटी अगर दो की सेम है, तो लेट्स से दिस इज a1 माइनस z1, अगर ये दोनों सेम है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एलिमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अदर एलिमेंट, तो उनको हम आइसोटोन्स बोलते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं बच्चों? यहां पर सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, अब आप जानते हैं कि न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। यहां पर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और मल्टीपल प्रोटॉन होंगे। आप देखेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि बहुत छोटे साइज में ये बाइंड होते हैं। अब इनको बाइंड करने वाली आप देखेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी, वो इनको रिपेल करेगी। बट ये छोटे साइज में कैसे बाइंड है? तो इनको बाइंड करने वाली जो फोर्सेस होती है उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स। अब ये न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करके रखती है, और ये न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन सभी के बीच में होती है। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी होगी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी होगी, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। तो तीनों एक दूसरे से बाइंड होते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत, इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बट इसमें इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ये एक्चुअली शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ही काम करती है, और जो डिस्टेंस अप टू 10 फर्मी होते हैं, यानी कि 10 फेम्टोमीटर हम बोल सकते हैं, 10⁻⁻15 मीटर पे, इसी डिस्टेंस तक ये काम करती हैं। अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती हैं,
चार्ज चाहे चार्ज पार्टिकल है चाहे अनचार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, डजेंट मैटर। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी कि अनचार्ज और चार्ज पार्टिकल के बीच में भी एग्जिस्ट करती है। इट डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, और ये स्पिन पर डिपेंड करती हैं रेदर देन चार्ज। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है यहां पर, लेट FPP, FPN एंड FNN denote the magnitude of net force by a proton on proton। PP मतलब है आपका प्रोटॉन ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन ऑन न्यूट्रॉन का मतलब है FPN, और न्यूट्रॉन ऑन न्यूट्रॉन का मतलब है FNN। यानी कि FPP is the force between one proton and two proton, it is the net force। आप यहां पर देखेंगे it is net force। ओके, तो यहां पर आपको ऑप्शंस में पूछा हुआ है, यू नीड टू नेग्लेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन सेपरेशन इज लेस देन 1 फर्मी, यानी कि 1 फर्मी के अप्रोक्स है आपका सेपरेशन, तब उस सिचुएशन में आप क्या कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटॉन प्रोटॉन की फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगी वो न्यूक्लियर फोर्स होगी, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी ओनली फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स, बट प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आप देखेंगे एक न्यूक्लियर फोर्स होगी जो अट्रैक्टिव होगी, और दूसरी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्सिव होगी, रिपल्सिव। तो आप देखेंगे कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है, तो यहां पर एक और फोर्स एक्ट हो रही है, दैट इज रिपल्सिव। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है। तो ड्यू टू दिस रिपल्शन हम कह सकते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन की फोर्स वीकेस्ट होगी, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। सो वी कैन कमेंट लाइक दिस, प्रोटॉन प्रोटॉन की लेस होगी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की इक्वल होगी, क्योंकि दोनों में न्यूक्लियर फोर्स है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, ये 2007 में आया हुआ है आपका नीट में, और सेम क्वेश्चन ही जेई मेंस में भी ये कई बार पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग एनी वैल्यूज। यहां पर पूछा हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है आपको, दैट इज 27 इज द मास नंबर एंड 13 इज द एटॉमिक नंबर, एंड टेलिनियम इज गिवन एज 125 एंड 32। इन दोनों का आपको, एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है 3.6 फेम्टोमीटर। ओके, तो आपको बताना है टीई का रेडियस क्या होगा। तो आप रेडियस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रेडियस इक्वल्स टू आर नॉट इक्वल्स टू 1/3। ओके, तो हम बोल सकते हैं R2 इक्वल्स टू आर नॉट इंटू A2 टू द पावर 1/3, R1 इक्वल्स टू आर नॉट इंटू A1 टू द पावर 1/3, और A यहां पर मास नंबर है। दोनों का रेशियो अगर आप लेंगे तो यू विल कैंसिल, तो यहां पर A2/A1 की पावर 1/3 आ जाएगा। अब A2 की पावर आप देखेंगे, A2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, मास नंबर ऑफ 2 इज 125, और ये आपको 27 दिया हुआ है, इसकी पावर 1/3। आप इसको लिख सकते हो, दैट इज R2/R1 इक्वल्स टू 25 can be written as 125 5 to the power 3, and 27 can be written as 3 to the power 3 and 1/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 5/3 आ जाएगी। Hence you can write R2 equals to R1 into 5/3, that is 3.6 into 5/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1.2 into 5, that is 6.0 फेम्टोमीटर। तो ये आंसर, यानी कि आंसर आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इट इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय फैक्टर ऑफ। तो बच्चों आपको अगर न्यूक्लियस के साइज में और एटम के साइज में ये डिफरेंस लेना है, तो ये साइज में क्या होता है, साइज ऑफ एटम इज अप्रोक्स 10⁵ टाइम्स साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो ये साइज होता है, बट अगर हम इनका वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम साइज के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो एटम का अगर हम लेंगे, एटम का साइज, ओके, दैट
साइज ऑफ एटम्स हम x मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं दैट इज न्यूक्लियस का हम x मान लेते हैं. साइज ऑफ न्यूक्लियस लेट्स से x न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ एटम इज अप्रोक्स 10 पावर x. तो यहां पर आप देखेंगे अगर वॉल्यूम करेंगे तो इनका क्यूब हो जाएगा. तो हम यहां पर देखेंगे लेट्स से साइज ऑफ एटम इज 10 पावर 5 होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब. ओके. और ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम हो जाएगा तो ये आपको 10 पावर 15 के अप्रोक्स मिल जाएगा. ये एटम और ये न्यूक्लियस. इट इज ऑलमोस्ट 10 पावर 15 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी. तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि साइज ऑफ एटम इज 10 पावर 5 टाइम्स साइज ऑफ न्यूक्लियस. ये रेशियो होता है. नेक्स्ट वी विल कंसीडर मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल. मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल बच्चों क्या बोलता है? मास एंड एनर्जी ऑफ ए बॉडी आर नॉट इंडिपेंडेंट. हम पहले कंसीडर करते हैं कि मास और एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस में क्या बोलते हैं कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है. दे आर इनकन्वर्टेबल. और ये दिया हुआ था कि अगर किसी चीज का मास चेंज होता है दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी लाइक बाय दिस इक्वेशन डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. डेल्टा एम क्या है? अगर जो भी डिक्रीज इन मास होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज डेल्टा ई. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट यहां पर. तो हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर हमारा मास डिफेक्ट अगर हमारा मास में चेंज आता है एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर. इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 13 केजी. अगर इसको आप इस इक्वेशन में डाल के अगर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको याद कर लेंगे बच्चों. तो ये हमारा हो जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5111 के ई वी बाई सी स्क्वायर. आप ऐसे भी लिख सकते हो. और अगर सी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये मिल जाता है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जहां तक सवाल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट मास सेम होता है और ये आ जाता है 938 और 939 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको ध्यान रखना ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है बच्चों? आप जैसा कि जानते होंगे इट इज 1/12 ऑफ कार्बन एटम. कार्बन एटम में क्या होता है? 6 न्यूट्रॉन होते हैं. मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन. ये टोटल मास होता है कार्बन एटम का. अगर इसको 12 से डिवाइड कर दें तो ये इसको हम इक्विवेलेंट टू मानते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट. एएमयू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ये कितना आता है? इट इज अप्रोक्स 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी के आसपास आता है. और 1 एटॉमिक यूनिट को 1 एएमयू को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास आती है 9 अप्रोक्स 931.5 एमईवी. कई बार इसको 931 के बराबर भी लेते हैं. और बच्चों ये नीट में टाइप्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल से एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आता है. अगर इसी इक्वेशन से हम अगर मास को 1 ग्राम लेते हैं दैट इज 10 पावर माइनस 3 केजी. ओके. तो हमारी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. एम को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 के जी और सी स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10 पावर 8. इसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें 1 ग्राम मास को तो आप देखेंगे दिस इज 10 टू पावर माइनस 3 kg and it will become 9 into 10 power 16. So it will give you like 9 into 10 to power 13 joules. ये joules में आ जाएगी एनर्जी. तो ये 9 है. इट इज अप्रोक्स 10 पावर 14 जूल. इसके आप देख रहे हैं 1 ग्राम मास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको दे सकता है अगर इसको टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए. नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी. बच्चों बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है कि अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. यानी कि न्यूक्लियस के अंदर हैं आपके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन.
अगर यहां पर कितनी एनर्जी दी जाए, इनको डिसइंटीग्रेट करके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में सेपरेट कर दिया जाए, इसको बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल called as binding energy of the nucleus. Binding energy is the energy which holds all the nucleons with the nucleus. बाइंडिंग एनर्जी ही इनको पूरा बाइंड करके रखती है। अब बच्चों ये एनर्जी आती कहां से, इसको हम स्टडी कर देंगे। अगर आप देखेंगे कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब यानी कि आपके पास सपोज करो एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इट इज बाइंडेड इन ए न्यूक्लियस, और एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर ये सेपरेटेड है, इन दोनों का मास अगर कैलकुलेट करोगे तो ये ज्यादा आएगा। तो अगर ये सेपरेटेड प्रोटॉन और सेपरेटेड न्यूट्रॉन है तो इनका मास एक न्यूक्लियस जिसमें एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनसे ज्यादा आएगा। ज्यादा आने का मतलब है कि बच्चों अगर जब ये बाइंड होते हैं तो इनके अंदर एक मास डिफेक्ट आ जाता है। दिस इज डेल्टा एम। डेल्टा एम इज द डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन सेपरेटेड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। इनके बीच में जो मास में चेंज आता है उसको डेल्टा एम बोलते हैं। अब बच्चों ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर एनर्जी मास इक्विवेलेंस से ये चेंज हो जाता है किसमें, बाइंडिंग एनर्जी में। कैसे होता है ये देखते हैं। तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो जो मास डिफेक्ट होता है, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, और ये आ जाएगा आपका डेल्टा एम, यानी कि जितना चेंज हुआ है मास से, और इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन। एक ड्यूट्रॉन है यानी कि जिसमें एक न्यूक्लियस एंड ड्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, 2 1, यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ये कंबाइंड है, ये ड्यूट्रॉन है। इसका मास अगर आप देखेंगे दिस इज 3.348 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर इसको एएमयू में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2.014103 एएमयू। और एक सेपरेटेड मास ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे वो आता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, which is equals to 1.008665 AMU। AMU में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये आपका AMU में मास आ जाता है। प्रोटॉन का मास देखेंगे, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और MN मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पर दिस इज 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहां पर देखें दिस इज ऑलमोस्ट 1 एटॉमिक यूनिट, ऑलमोस्ट 1 एटॉमिक यूनिट क्या होता है। दोनों का मास आप देखेंगे बिल्कुल अप्रॉक्स सेम है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है प्रोटॉन से, एंड इट इज ऑल्सो 1.007825 AMU। तो दोनों का अप्रॉक्स बिल्कुल मास पास पास। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं और इसका मास देखते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा है, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को न्यूक्लियस के मास में से हम माइनस कर देते हैं, यानी कि ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस से माइनस कर देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इट इज दिस, और ये माइनस कर दिया, तो इसको आप माइनस करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.02387 AMU। ये कितना मिल जाएगा, 0.002387 AMU मिल जाएगा। तो हम यहां पर बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ये बच्चों AMU में आया है, और आपको याद होगा 1 AMU इज 931.5 MeV। अगर इसको 931.5 MeV से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी विच इज कमिंग आउट टू बी 2.22 MeV। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस। ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो आपने देखा हमने कैसे बाइंडिंग एनर्जी निकाली। तो हम बाइंडिंग एनर्जी के लिए सेपरेटेड न्यूट्रॉन और सेपरेटेड प्रोटॉन का मास ऐड करेंगे और उसमें से जो हमारा न्यूक्लियस का मास है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर हमें चेंज मास आएगा, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अगर कंबाइन करें तो जो न्यूक्लियस का मास है वहां पर एक मास डिफेक्ट आता है, और ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
अब बच्चों हमारा पैरामीटर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है। क्योंकि हर न्यूक्लियॉन को बाइंडिंग एनर्जी, तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी उतना ही हमारा न्यूक्लियस न्यूक्लियस हमारा स्टेबल होगा। तो हम जो मेजर करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एलिमेंट है एक्स, तो यहां पर ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया और ये मास नंबर हो गया। ओके, तो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड A माइनस जेड इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर इसका हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं Z और न्यूट्रॉन कितने हैं A माइनस जेड। तो हम Z तो नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने न्यूट्रॉन है, Z न्यूट्रॉन हो गए, सॉरी Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये टोटल मास हो जाएगा प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन्स को अगर सेपरेट कर दो तो ये तो टोटल मास हो जाएगा इसका। और m इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, अगर ये एलिमेंट है और इसके न्यूक्लियस का मास कितना है m, तो ये सेपरेटेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास हो गया और ये न्यूक्लियस का मास हो गया। इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो हमारा मास डिफेक्ट कहलाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर देंगे, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बाइंडिंग एनर्जी को जो मास नंबर है, टोटल न्यूक्लियन कितने होते हैं ए, टोटल न्यूक्लियन ए इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों सम करके, और ये होते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम इसको ए से डिवाइड कर देंगे, यानी कि दिस इज 1/a, दिस इज डेल्टा एम जो हमने यहां पर निकाला है इंटू सी स्क्वायर। इस तरह से आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आता है। एक ग्राफ यहां पर दिया हुआ है बच्चों, ये आप ग्राफ देखेंगे तो दिस शोज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। आप देखेंगे दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्रिटियम, लिथियम, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन 18, सल्फर एंड आयरन, देन मोलिब्डेनम। आप यहां पर देखेंगे कि हीलियम, ट्रिटियम से हीलियम पर जाते हैं तो एब्रप्टली एक मास पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 6 से अब पहुंच जाता है। ट्रिटियम में अगर आप देखोगे तो इट इज अप्रोक्स 2.2 या 3 के आसपास है, और जैसे ही हीलियम में जाएंगे तो ये 7 के आसपास हो जाता है। यानी कि जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल हमारा न्यूक्लियस होगा। तो हीलियम में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, लिथियम में ये डिक्रीज होता है, और कार्बन में फिर ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में दिखता है, नाइट्रोजन में डिक्रीज होता है, ऑक्सीजन में फिर ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। फिर आप देखेंगे धीमे धीमे ये बढ़ता है ये कर्व, और ये मैक्सिमम हो जाता है आयरन के लिए। आयरन के लिए ये अप्रोक्स 8.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, क्योंकि ये रीडिंग किसमें है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ता है ये डिक्रीज होती है। तो बच्चों इस ग्राफ पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी मैक्सिमम है, यानी कि A इक्वल टू 56, यानी कि आयरन Fe के लिए। अगर 20 से कम है तो ये लाइट न्यूक्लिया है एंड दे आर लीस्ट स्टेबल, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी दे आर वेरी लेस। अब 20 से कम देखेंगे दे आर वेरी लेस, ओके, ये कम है, स्टेबिलिटी यहां आती है, ओके। एंड Z ग्रेटर देन 56 दे आर ऑल्सो लेस स्टेबल, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियाई ऑफ इंटरमीडिएट मास आर मोस्ट स्टेबल, जो बीच में है, बहुत छोटे की भी बहुत कम है और बहुत ज्यादा की भी कम है, लेकिन बीच वाले जो इस ग्राफ में यहां आते हैं दे आर मोस्ट स्टेबल। हैवी न्यूक्लियाई, ब्रेक इनटू ब्रेक्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। अगर एक हैवी न्यूक्लियाई, यानी कि आप देखेंगे एक हैवी न्यूक्लियाई अगर लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है तो यहां पर आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियन बढ़ते हैं आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती है। तो इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसमें डिसइंटीग्रेशन होता है, लोअर मास में ये जब डिसइंटीग्रेट होते हैं या ब्रेक होते हैं तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाती है।
तो इस तरह से ये हमारा और वेरी लाइट न्यूक्लियाई, जैसे कि हमारा ड्यूटेरियम हो गया, दे कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। क्योंकि आप देखेंगे ड्यूटेरियम और ट्रीटियम का, यानी कि ये ट्रीटियम आप देखेंगे कि ट्रीटियम अगर एक हाइड्रोजन से और मिल जाए तो ये हीलियम बना लेता है। क्या बना लेता है? 4 2, यानी कि हीलियम बना लेता है। तो इन ये दोनों कंबाइंड होके हीलियम बना लेते हैं, इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। इट हैज मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये जब कंबाइंड होते हैं, ये देखेंगे हम फ्यूजन रिएक्शन में, और ये डिसइंटीग्रेट जब होंगे ये हम देखेंगे फिजन रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल यहां एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो बच्चों 0.5 ग्राम ये आपका मास हो गया। अगर एनर्जी निकालेंगे तो आप इसको लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁴, ओके, इंटू सी स्क्वायर, ये केजी में हो गया। और सी स्क्वायर की वैल्यू आप 9 इंटू 10⁻16 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 45 इंटू 10⁻12 जूल्स। और यहां पर अगर देखेंगे तो ये 4.5 इंटू 10⁻13 जूल आपके पास आंसर हो जाएगा। ये आपको अगर 0.5 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो ये इतना आपको एनर्जी आएगी, आंसर आ जाएगा आपका बी। ये नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन एक और क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है लिथियम। लिथियम का आपको एटॉमिक नंबर 3 मास नंबर 7 गिवन है, और न्यूक्लियस इज दिस मच ऑफ मास इज लेस देन द सम ऑफ द, यानी कि यहां पर मास डिफेक्ट दिया हुआ है, डेल्टा एम इज गिवन एज 0.042 यू एटॉमिक मास यूनिट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बतानी है बच्चों। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओगे तो आप क्या करेंगे, पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और पर न्यूक्लियन के लिए आप ए से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.042 इंटू, अच्छा इसको हम एमईवी में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 एटॉमिक यूनिट इक्वल्स टू 931.5 एमईवी, ये आ जाएगा। तो इसको 931.5 एमईवी से आप मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड बाई न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे बच्चों, 7 होंगे। तो आप ये देखेंगे दिस इज ऑलमोस्ट 10⁻³ यानी कि 1000 के आसपास है। तो दिस विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट 42 के अप्रॉक्स आएगा, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, हाउएवर लेस देन 42 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्स ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.6 MeV। तो आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो, ये आंसर आ जाएगा आपका बी, यानी कि 5.6 MeV, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट इज पर न्यूक्लियन। इस तरह से आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल फॉर द फ्यूजन। कौन से फ्यूजन, लाइट न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई, एलिमेंट लाइंग इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये तो बच्चों सबसे स्टेबल होते हैं। मिडिल एलिमेंट्स विच आर लाइंग ऑन द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये भी स्टेबल होते हैं। तो यहां पर आंसर है, फ्यूजन के लिए पूछा हुआ है तो लाइट न्यूक्लियाई होता है, आंसर आपका ए हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम आज। ड्यूटेरियम ये है आपका, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको दी हुई है, पर न्यूक्लियन एन डिवाइड कर देते हैं हम, और ये दी हुई है 1.1 MeV, ओके। और हीलियम के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन एज 7.0 MeV, ओके। 2 ड्यूटेरियम यानी कि 2H1 और एक ड्यूटेरियम और ऐड करके न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म ए हीलियम, ये हीलियम बना देते हैं, ओके, ये हीलियम बना देते हैं। अब ये पूछ रहे हैं न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन, तो यहां पर हम ये क्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो बच्चों एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन में हम कैसे निकालेंगे, तो आप इसको देख सकते हो कि इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी, इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी, ओके, और इसकी भी कुछ बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है
माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हम निकाल देते हैं। तो यहां से हमारी Q वैल्यू आ जाती है रिएक्शन की। अब यहां पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, आप देखना ये क्या है, पर न्यूक्लियन दे रखी है, तो अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी 4 इंटू 7.0 MeV माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हमारी रिएक्टेंट क्या होगी, ये पर न्यूक्लियन है, पहले तो हमें दो दिए हुए हैं, यानी कि दो ड्यूटेरियम एटम है हमारे पास, और एक ड्यूटेरियम की कितनी होगी, इसमें दो न्यूक्लियन है तो 1.1। तो आप यहां पर देखेंगे दिस इज 28.0 माइनस यहां पर आपके पास 4.4, यानी कि यहां से 23.6 MeV आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं ए, यानी कि 23 MeV आपका आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है पावर ऑब्टेन इन अ रिएक्टर यूजिंग, अब क्वेश्चन पढ़ लें थोड़ा सा, यूजिंग U35 यानी कि यूरेनियम 235 यहां पर यूज किया हुआ है। डिसइंटीग्रेशन इज, यूरेनियम डिसइंटीग्रेशन से यूज किया गया है और यहां पर 1000 किलोवाट इतनी पावर यहां पर जनरेट की जा रही है। ओके, नेक्स्ट पूछा हुआ है मास डिके ऑफ यूरेनियम, कितना मास डिके होगा, यहां पर आर आपका मास डिके पूछा हुआ है। तो बच्चों पहले पावर को हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यहां पर आपको एनर्जी, एनर्जी पर सेकेंड इज पावर, सो इट इज गिवन यानी कि 10 की पावर 6 जूल्स पर सेकेंड, ये आपको दी हुई है। और अगर हम 10 टू पावर 6 जूल्स पर सेकेंड करें तो हम यहां पर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, वेयर डेल्टा m इज द मास डिके, मास डिके, ओके, पर सेकेंड, पर सेकेंड यहां पर आ जाएगा, एनर्जी पर सेकेंड है, इसको डेल्टा m पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसको r निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड्स को 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आवर के इक्वल हो जाएगा, तो यहां पर हम निकाल लेंगे। तो जैसे ही आप डेल्टा m की वैल्यू निकालोगे दिस इज 10 पावर 6, ओके, और सी स्क्वायर को 9 इंटू 10 पावर 16 आप लिख सकते हैं, सो यू विल गेट 1/9 इंटू 10 पावर दैट इज माइनस 10 kg आ जाएगा ये आपके पास। ओके, अब आपको दिस इज डेल्टा एम पर सेकेंड, अब आर में निकालना पड़ेगा, तो यहां पर डेल्टा एम पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड्स, यानी कि 1 आर का आ जाएगा। सो यू विल मल्टीप्लाई 3600 इंटू 9 इंटू 10 पावर माइनस 10 kg। ओके, तो यहां से मल्टीप्लाई ये आपके पास आ जाएगा 400 इंटू 10 पावर माइनस 10, यानी कि 10 माइनस 7 ग्राम्स हम लिख सकते हैं, यानी कि 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 ग्राम्स हो जाएगा अगर इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहां पर आप करोगे, यहां पर आपको ऑप्शन सारे माइक्रोग्राम्स में दे रखे हैं, माइक्रोग्राम्स के आपको 10 पावर माइनस 6 करोगे तो ये 40 इंटू 10 पावर माइनस 6 आ जाएगा, यानी कि 40 माइक्रोग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर यहां पर होगा सी, 40 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन। बच्चों न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में देखा था, जब हैवी मटेरियल एलिमेंट होते हैं इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है तो ये अनस्टेबल होते हैं और ये डिसइंटीग्रेट होते हैं टू लेसर एटॉमिक मास सो दैट दे कैन हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू लाइट डॉटर न्यूक्लियाई, जो ब्रेक होके प्रोडक्ट में आते हैं उनको डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, विद रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द न्यूक्लियर फिजन। तो यहां पर क्या होता है, लेट्स से दिस इज अ न्यूट्रॉन, हाई स्पीड न्यूट्रॉन यहाँ बॉम्बार्डमेंट होता है, यानी कि यूरेनियम 235 से आपको, तो ये डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेट होता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, बेरियम 56 144 क्रिप्टॉन, और यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एक न्यूट्रॉन से आपको 3 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक एक न्यूट्रॉन ने बॉम्बार्ड किया तो 3 न्यूट्रॉन होंगे, और 3 न्यूट्रॉन फिर 9, यानी कि 3 यानी कि 3 की पावर 3 आपको ये मिल जाएंगे, यानी कि आपको 9 न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, यानी कि एक से 3 मिले, 3 से आपको 9 मिले, तो ये चेन रिएक्शन में जाएगा।
तो यहां पर अगर पर फिजन ऑफ यूरेनियम अगर हम देखें तो डेल्टा एम यहां पर यूरेनियम यानी कि पर न्यूक्लियस फिजन हम एक यूरेनियम का अगर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है तो यहाँ डेल्टा एम अप्रोक्स आता है 0.214 एएमयू। और यहां पर एक न्यूक्लियस से एक यूरेनियम न्यूक्लियस से जो एनर्जी मिलती है आप इसको याद भी कर सकते हैं, इट इज अप्रोक्स 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये याद कर सकते हैं, इसको आप 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, यूरेनियम फ्यूजन डजंट ऑलवेज गिव द बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो ये आपको जो प्रोडक्ट बताए गए हैं ये ऑलवेज नहीं होता, ये कई पेयर में डिवाइड होता है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्शियम और जेनॉन। स्ट्रॉन्शियम और जेनॉन भी दो प्रोडक्ट होते हैं और भी अदर प्रोडक्ट आते हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि एक बेरियम और क्रिप्टॉन आता है, स्ट्रॉन्शियम एंड जेनॉन भी आता है। ऐसे कई पेयर में ये ब्रेक होता है यूरेनियम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, सो एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिजन फ्रेगमेंट्स। अब बच्चों ये एनर्जी जो रिलीज होती है यानी कि यूरेनियम ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में, सपोज करो ये रेस्ट पर है तो यहां पर दो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई 1 एंड न्यूक्लियाई 2। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और सारी यहां पर जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां पर आती है। ओके, और फ्यूजन में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन में हम स्टडी करें तो यहां पर टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम कंबाइन होते हैं या आपको ट्रीटियम और एक हाइड्रोजन देते हैं, तो यहां पर एक एनर्जी आती है। अब ट्रीटियम ट्रीटियम एक ड्यूटेरियम के साथ कंबाइंड होता है तो यहां पर आपको हीलियम और एक नाइट्रोजन देता है, और ये यानी कि ये रिएक्शन दो रिएक्शन से कंप्लीट होती है। तो यहां पर फर्स्ट रिएक्शन में भी एनर्जी लिबरेट होती है, सेकेंड रिएक्शन में भी एनर्जी लिबरेट होती है। सो न्यूक्लियर फिजन इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। यहां पर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करना होता है, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस हैं। तो पहले क्या था कि हम फिजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन वाज द न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल था तो उसको बॉम्बार्ड कर रहे थे न्यूक्लियस पर, तो वो इजीली हिट कर जाता है। लेकिन आग एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन भी है और एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है, इन दोनों को अगर आप यहां पर बॉम्बार्ड करोगे तो यहां पर अट्रैक्शन की जगह रिपल्सन फोर्स आता है। रिपल्शन फोर्स इसको यानी कि अपोज करता है, इसको रिटार्ड करता है। तो यहां पर इसकी बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है जो हमें थर्मल एनर्जी के थ्रू इसको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इट कैन रीच द न्यूक्लियस। हाई थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियाई। और बच्चों जो फिजन में रिएक्शन रिएक्शन में जो एनर्जी लिबरेट होती है वो फ्यूजन से ज्यादा होती है, लेकिन एनर्जी इन फिजन पर ग्राम ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, क्योंकि यूरेनियम का जो मास देख रहे हो आप 235 है और यहां पर मास देख रहे हो आप ड्यूटेरियम का 2 है। तो पर ग्राम ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई अगर देखेंगे तो फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर, अगर पर यूनिट मास अगर आप एनर्जी कंपेयर करेंगे तो फ्यूजन की एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो यहां पर अब नेक्स्ट विल स्टडी कि ये फिजन फ्यूजन में डिसइंटीग्रेशन होते हैं कि कैसे होते हैं। तो एक होता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में स्पॉन्टेनियस इमिशन है। स्पॉन्टेनियस जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होते हैं बाय रिलीजिंग अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन। ये दो पार्टिकल होते हैं और ये रेडिएशन होती है, ये पार्टिकल नहीं होती है, यहाँ पर फोटोन होते हैं फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई। यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई यहाँ पर अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन रिलीज करके वो स्टेबल में डिसइंटीग्रेट होते हैं, उसको जो स्पॉन्टेनियस होता है उसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। द सब्सटेंस विच शोज द रेडियो एक्टिविटी कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल अल्फा पार्टिकल को हम स्टडी करते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल, यानी कि इस पर +2 चार्ज होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते और हीलियम न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन होते हैं। इसका मास नंबर 4 होगा और एटॉमिक नंबर 2 होगा। सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू मास ऑफ हीलियम माइनस, अगर यहां पर ये चार्ज +2 नहीं है यानी कि पूरा हीलियम का एटम है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन को अगर माइनस कर दें, यानी कि ये मास ऑफ हीलियम एटम अगर आपने ले लिया है तो दिस इंक्लूड्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर ये मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन अगर माइनस कर दें तो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस का मास आ जाता है। तो कभी भी अल्फा पार्टिकल का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हीलियम एटम का मास, दिस इज द हीलियम एटम
माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये आ जाएगा आपको मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। दिस इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, देन बीटा पार्टिकल। बच्चों बीटा पार्टिकल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल या बीटा नेगेटिव। एक होता है बीटा पॉजिटिव जिसमें पॉजिट्रॉन होता है। अब बच्चों ये पॉजिट्रॉन क्या होता है इसको जान लेते हैं। पॉजिट्रॉन का मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक चेंज होता है कि ये बस इसमें चार्ज पॉजिटिव होता है और इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक पॉजिट्रॉन हो गया, इन दोनों का मास इक्वल है लेकिन चार्ज अपोजिट है। एंटी पार्टिकल का क्या मीनिंग है? If one particle is antiparticle of another, then both can annihilate, destroy completely and converts into energy। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को अगर आप कंबाइन करें तो ये पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये और कुछ नहीं देंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एंटी पार्टिकल। ओके, देन गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन बच्चों क्या होता है? हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। हाई एनर्जी फोटॉन्स क्या होता है बच्चों? जब हमारा अल्फा और बीटा डिके होता है तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स की भी ऐसे जैसे हमारे एटम में अलग अलग एक्साइटेड स्टेट बोली जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियॉन्स की अलग अलग स्टेट कंसीडर करी जाती हैं। दैट आर क्वांटाइज होती हैं। और यहां पर जब पेरेंट न्यूक्लियाई से डिसइंटीग्रेट होकर डॉटर न्यूक्लियाई में जो बनते हैं वो एक्टिव स्टेट में होते हैं। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट से जब डीएक्साइटेड स्टेट में आते हैं न्यूक्लियॉन्स, तो यहां पर क्या होता है? एक फोटोन एनर्जी, हाई एनर्जी फोटोन रिलीज होते हैं जिनको हम गामा रेडिएशंस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अल्फा डिके का देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक एलिमेंट है एक्स जिसका मास नंबर ए एन, एटॉमिक नंबर जेड है। तो यहां पर अगर अल्फा पार्टिकल डिके होगा यानी कि हीलियम न्यूक्लियस होगा तो आपका जेड 2 से कम हो जाएगा। आप देखेंगे एलएचएस में टोटल मास नंबर और आरएचएस में, सॉरी, एलएचएस में टोटल एटॉमिक नंबर और आरएचएस में टोटल एटॉमिक नंबर बराबर होगा और मास नंबर भी एलएचएस और आरएचएस में बराबर होगा। तो यहां पर ये देखो मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहां से 4 कम हो जाएगा और यहां से क्या होगा? 2 कम हो जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिके होगी। अब बच्चों ये एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, अब ये क्यू निकालने के लिए जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा था कि मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। पहले तो हम देखेंगे कि क्यू कितना आता है। तो क्यू के लिए हम क्या करते हैं? देखो बच्चों यहां पर मास ज्यादा होगा और यहां पर मास थोड़ा कम होगा। सपोज करो इसको मैं m1 बोल रहा हूं, इसको मैं m2 बोल रहा हूं और ये कुछ डेल्टा एम होगा जिसको सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर करके ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ऑब्वियस ही बात है m2 आपका कम होगा और m1 ज्यादा होगा क्योंकि m1 कहां ब्रेक हो गया है? m2 में, और थोड़ा सा एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट से हम डेल्टा एम निकाल लेंगे और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें डेल्टा एम निकालने के लिए मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करना होगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एनर्जी आ जाएगी जो आपको इस रिएक्शन से मिलेगी। अब यहां पर बच्चों इसको गौर से देखना है। मास ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए मास ऑफ प्रोडक्ट यहां पर देखेंगे। यहां पर मास ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम मास ऑफ वाई एटम, ये एटम का मास लिया हमने। किसका मास लिया? इसके एटम का मास लिया। अब इस एटम में हमें सिर्फ न्यूक्लियस का मास चाहिए होता है क्योंकि डेल्टा एम में हम सिर्फ चेंज इन मास ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं, मास ऑफ चेंज इन मास ऑफ न्यूक्लियस बात करते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना होता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये माइनस करना होता है। तो अब आप देखेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें Z-2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने वाई एटम का मास लिया, वाई एटम का मास लिया, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो माइनस कर दिए। तो यानी कि ये वाई के न्यूक्लियस का मास आ गया। ओके, यहां पर हीलियम के न्यूक्लियस का मास आएंगे तो मास ऑफ हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल की बात करी थी, 2 इलेक्ट्रॉन का मास हमने माइनस कर दिया। तो यहां पर देखेंगे ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया। अब इसको टोटल करेंगे, आप यहां पर देखेंगे तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनली मिल जाएगा मास ऑफ वाई एटम, मास ऑफ हीलियम एटम माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि दोनों का मास सम करके Z इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दो
तो ये मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि यहां पर इस एटम का लेंगे और इसमें से Z इलेक्ट्रॉन्स का मास माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Z नंबर। तो ये आपको रिएक्टेंट्स का मास आ जाएगा। तो अब फाइनली आपको Q वैल्यू निकालने के लिए मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करना होगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट ये है, मास ऑफ प्रोडक्ट ये। अब जब ये आप माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिंपली ये मिलेगा मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ एच ई इंटू सी स्क्वायर। इससे आप सीधे Q वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा पार्टिकल के लिए। ये आपको याद रखना है, दिस इज फॉर अल्फा, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल डीके। ओके, देन अगर आपको यहां पर एनर्जी निकालनी है, जैसे हमने पहले बात किया था, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये आपके डॉटर, यानी कि ये अल्फा पार्टिकल हो गया और ये डॉटर न्यूक्लियाई हो गया, डॉटर न्यूक्लियाई। अब यहां पर क्या होता है कि ये रेस्ट पर था और ये अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि हम मोमेंटम को भी कंजर्व करते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव में जाएगा तो ये नेगेटिव में जाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा, दोनों का मोमेंटम अगर कैंसिल करना है तो दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। तो वी कैन से मोमेंटम ऑफ वाई विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। और अगर स्क्वायर कर दें हम तो भी बराबर होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा। वी कैन से दिस मैग्नीट्यूड विल बी, वेक्टर तो ऑपोजिट होंगे, ओके, लेकिन इनका स्क्वायर कर दें तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब बच्चों, मोमेंटम का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 2m इंटू के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं और पी स्क्वायर को हम 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ये हमारा। तो अब पी स्क्वायर को हम y के मोमेंटम के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स मास ऑफ y इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, और इसको लिख सकते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमारे पास ये आती है और एक इक्वेशन में हम बोल सकते हैं कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी को सम करें तो वो Q के बराबर है। ओके, तो दिस इज K अल्फा इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, Ky इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई Y। ये दोनों इक्वेशन आने से बच्चों, ये दोनों इक्वेशन आने से आप ये देख सकते हो कि Ky और K अल्फा का रेशियो क्या हो सकता है, M अल्फा रेशियो My हो जाएगा। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास क्या आएगा, K अल्फा। K अल्फा क्या आएगा, My अपॉन M अल्फा प्लस My इंटू क्यू, और Ky क्या आ जाएगा, M अल्फा, यानी कि जहां पर हम Y की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वहां पर M अल्फा आएगा, ये टर्म पूरा सेम आएगा। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो My आएगा, और ये टर्म दोनों में सेम आएगा। आप रेशियो प्रोपोर्शन से निकाल सकते हैं। तो अब My बच्चों, मास ऑफ Y क्या होगा, मास नंबर माइनस 4, और टोटल दोनों का मास कितना होगा, A के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं A माइनस 4 अपॉन A। Y का हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी कि 4, और टोटल नंबर A। तो इस तरह से दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। Q हम यहां से निकालते हैं, Q हमने पहली इक्वेशन से यहां से निकाला है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड Y आ जाता है। अच्छा, हमने अभी बात करी थी कि जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, न्यूट्रॉन्स, सॉरी इट्स न्यूक्लियॉन्स, इट इज, जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड इन ए, जो डॉटर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, दे आर फॉर्म्ड एट एक्साइटेड स्टेट। अब ये ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए कुछ रेडिएशन रिलीज करते हैं जिनको हम गामा रेडिएशन के नाम पे बोलते हैं, और वो फोटोन होते हैं, वो पार्टिकल नहीं होते। तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि E इज द एनर्जी ऑफ गामा पार्टिकल, यानी कि जब भी हमारा अल्फा और बीटा डिके होगा, जब भी हमारा अल्फा और बीटा डिके होगा, तो आप इसमें मान सकते हो कि हमारा कुछ गामा भी हो सकता है। तो हमारी टोटल एनर्जी कहां होगी, Q प्लस ये गामा की एनर्जी। ओके, तो इसको अगर हम E एनर्जी बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, E एनर्जी। तो इनके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, हम बोल सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन इक्वल्स टू टोटल Q, क्योंकि जो भी एनर्जी आई है वो कहां से आई है, इन दोनों से आई है।
तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर आई होगी वो हमारी क्या होगी, क्यू प्राइम होगी। यानी कि टोटल एनर्जी हमारी क्यू थी, वो हमारी कहां थी, मास डिफेक्ट और रेडिएशंस में गई थी। टोटल एनर्जी सिर्फ, टोटल एनर्जी का सोर्स हमारा सिर्फ मास डिफेक्ट है। ओके, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जाएगी एनर्जी वो क्या होगी, इसमें से गामा रेडिएशन की एनर्जी आप माइनस कर देते हैं तो Q माइनस ई जाएगी, इसको हम Q प्राइम बोल रहे हैं। सो Q प्राइम इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी, और E इज द एनर्जी रेडिएशन ऑफ गामा। तो यहां पर जो के अल्फा और के गामा लिया हुआ है हमने, सॉरी के वाई एंड के अल्फा, वहां पर क्यू की जगह आपके पास क्या आ जाएगा टर्म, क्यू प्राइम, दैट इज क्यू माइनस ई, अगर आपको क्वेश्चन में गामा रेडिएशन की एनर्जी भी दे रखी है तो। नेक्स्ट इज बीटा डिके। बच्चों बीटा डिके में अल्फा में क्या देखा था हमने, हीलियम न्यूक्लियस सेपरेट हो रहा था। अब बीटा डिके में आप क्या देखेंगे, बीटा नेगेटिव डिके में यहां पर क्या होता है कि बच्चों न्यूट्रॉन, आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में, और जब जब यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिके होगा ये एंटी न्यूट्रिनो होता है, याद रखना। अब जब बीटा नेगेटिव डिके होगा उसमें एंटी न्यूट्रिनो होता है। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है बच्चों, इसका रेस्ट मास जीरो होता है और चार्ज भी जीरो होता है, बट इनका स्पिन नंबर होता है। तो आप अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जान लेंगे कि इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो और इमिट होता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूक्लियस वाइज देखें तो सपोज करो आपके पास एक्स न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। तो अगर बीटा नेगेटिव डिके यानी कि इलेक्ट्रॉन हुआ है तो आप देखेंगे ये -1 है इसका मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, और यहां पर क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर ऐड हो जाएगा। क्या होगा, आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। तो सपोज करो आपके पास दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो आपको क्या मिलेगा, एक न्यूट्रॉन रह जाएगा और तीन प्रोटॉन हो जाएंगे। तो यहां पर अगर दो था आपका एटॉमिक नंबर तो यहां पर 2+1 हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, तो यहां पर Z इंक्रीज हो जाता है। ओके, अच्छा आप देखेंगे मास में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि न्यूक्लियॉन्स ही चेंज हो रहे हैं, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन जा रहा है, तो यहां पर भी चार न्यूक्लियॉन्स थे और यहां पर भी चार ही न्यूक्लियॉन्स हैं। तो यहां पर मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि इसका मास नंबर जीरो होता है और इसका मास, रेस्ट मास जीरो होता है, और यहां पर एनर्जी लिबरेट होती है। अब एनर्जी लिबरेशन में भी हम यहां पर यही यूज करेंगे। पहले देख लेते हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे हमने पहले निकाला था कि हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इक्वल्स टू टोटल एनर्जी लिबरेटेड। और यहां पर हम मोमेंटम वाइज भी देख सकते हैं कि m इंटू वाई इंटू के इंटू वाई इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इक्वेशन हम अप्लाई करके यहां पर ये लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम वाई ओवर एम ई प्लस वाई, और इस तरह से ये आपको वाई की आ जाएगी। अब बच्चों यहां पर देखना है कि ये ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होगा क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू न्यूक्लियाई ऑफ द वाई, डॉटर न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होगा, तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्स 1, और ये नेग्लिजिबल यानी कि अप्रोक्स 0 के आसपास होगा। तो टोटल एनर्जी इज, यानी कि पूरी एनर्जी इस रिएक्शन की कहां होती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के आसपास में जाती है क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसका मास बहुत ज्यादा है। अगर दो पार्टिकल आप कंसीडर कर लें, एक का मास बहुत ज्यादा है, एक का मास बहुत कम है, और दोनों का मोमेंटम ज्यादा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन। तो यहां पर टोटल आपका क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके पास जाती है, इलेक्ट्रॉन के पास जाती है। तो टोटल क्यू आपका इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। और यहां पर भी जो क्यू हम निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अब बच्चों इसको ध्यान से देखें क्योंकि हमने जो रिएक्शन लिखी है वो ये लिखी है, जेड ए गिव्स यू वाई जेड प्लस वन इंटू ए
प्लस अभी इलेक्ट्रॉन -1 × 0, ये और एंटी न्यूट्रिनो, ये हमारी रिएक्शन थी। रिएक्टेंट का मास अगर आप देखोगे तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ एक्स एटम माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका रिएक्टेंट का आ जाएगा। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम यहां पर मास ऑफ वाई माइनस Z+1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो ये वाई का आ जाएगा, प्लस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो, ये प्रोडक्ट का आपका ये आ जाएगा, ये वाई का आ गया, Z+1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये था, तो इसका मास भी हमने ऐड कर दिया। तो इसको आप फाइनल कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ वाई एटम माइनस जेड टाइम्स, यानी कि ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास मास ऑफ वाई माइनस मास जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको प्रोडक्ट का आएगा। रिएक्टेंट का सिंपल ही आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे ये टर्म दोनों में सेम है, तो यहां पर अगर माइनस करेंगे तो ये सिंपली ये आ जाएगा। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं आएगा। नेक्स्ट इज बीटा प्लस डिके। बीटा पॉजिटिव डिके में बच्चों क्या होता है, एक प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन इसमें ब्रेक होता है। यहां पर आप देखेंगे इसका चार्ज +1 है और इसका मास भी 1 है, और राइट हैंड साइड पर देखो मास 1 और इसका मास 0, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को हम बीटा प्लस के, अब पॉजिट्रॉन के पहले में बात कर चुके हैं बच्चों, जब भी बीटा प्लस होगा तो वहां पर न्यूट्रिनो आएगा। ये क्या है, न्यूट्रिनो। बीटा नेगेटिव में हमारा एंटी न्यूट्रिनो आया था और बीटा पॉजिटिव में हमारा न्यूट्रिनो आएगा। और यहां पर आप देखेंगे कि अगर आपका एलिमेंट ए और जेड, अगर यहां पर पॉजिट्रॉन डिके हुआ है तो ये +1 है, तो यहां पर एक कम हो जाएगा, यानी कि आपके पास सपोज करो 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर 3 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होगा, तो यानी कि Z 1 से कम हो जाएगा। जो भी मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर है वो 1 से कम हो जाएगा। और यहां पर न्यूट्रिनो और Q वैल्यू, यानी कि ये एनर्जी होगी मास डिफेक्ट से निकाल सकते हैं। Q अगेन इसमें आप देखेंगे, इसको आप थोड़ा सा गौर से देख लें, क्योंकि यहां पर हमने X A Z Y में हमारा Z-1 वाई ए प्लस ई +1 0 प्लस न्यूट्रिनो, ये हमारा आया है। तो हम मास ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट निकालना बहुत आसान है हमारे लिए। मास ऑफ एक्स एटम माइनस जेड टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं। यहां पर अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो मास ऑफ वाई एटम, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Z-1, इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। ओके, और हमारे प्रोडक्ट में एक पॉजिट्रॉन है जिसका मास भी हम ऐड करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ वाई एटम माइनस Z-2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास आ जाएगा। अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि Q वैल्यू निकालने के लिए mx माइनस my, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक्स्ट्रा हमारे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है। ये हमें, यानी कि इससे पहले हमारा अल्फा डिके में और बीटा पॉजिटिव डिके में हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं आ रहा था, सीधे हम एक्स वाई और यहां पर अल्फा पार्टिकल का था तो अल्फा पार्टिकल किया था, और बीटा नेगेटिव में एक्स वाई माइनस किया था क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जा रहे थे। लेकिन यहां पर 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने माइनस करना होगा, ये ध्यान रखें। और इस डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्यू की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, एक सीरीज है इन रेडियो एक्टिव डिके सीरीज, यहां पर यूरेनियम 292 चेंजेस इनटू मॉलिब्डेनम 206, यानी कि यहां पर 238 यूरेनियम 92 को चेंज करके 206 पीबी सॉरी लेड होगा ये इंटू 82, इसमें चेंज किया गया है। और इसमें कुछ अल्फा और बीटा डिके हुए, आपके कुछ अल्फा N1 अल्फा डिके हुए हैं और N2 बीटा डिके हुए। ओके, प्रोसेस। तो यहां पर आपको निकालना है कि कितना N1 होगा और कितना N2 होगा। तो बच्चों हमने 3 तरह के डिके देखे, यानी कि एक अल्फा देखा, एक बीटा नेगेटिव देखा और बीटा
पॉजिटिव देखा। ओके, तो आपने देखा सिर्फ मास नंबर इसकी वजह से चेंज होता है। मास नंबर इसकी वजह से चेंज होता है, इसमें कोई मास नंबर चेंज नहीं होता है, इसमें मास नंबर चेंज नहीं होता है। इसमें आपका एक प्लस हो जाता है जेड और इसमें एक जेड माइनस हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मास नंबर में जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा डिके की वजह से आएगा। तो हम यहां पर देखेंगे कि जेड में कितना चेंज आया है, यानी कि 238 माइनस 206। तो जो भी चेंज आया है मास नंबर में आपका 32 चेंज आया है। तो अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल के लिए मास नंबर में 4 चेंज आता है। तो n1 अल्फा पार्टिकल के लिए n इंटू 4, और जो चेंज कितना है 32 के बराबर है। यानी कि n1 अल्फा पार्टिकल अगर डिसइंटीग्रेट हुए होंगे तो आपको 32, यानी कि एक पार्टिकल के लिए 4 का चेंज आया है, तो 32 के लिए आपको n1 की वैल्यू यहां पर 8 मिल जाएगी। 8 अल्फा पार्टिकल डिके हुए होंगे। तो ये तो बच्चों मिल गई आपको n1 यानी कि 8 अल्फा पार्टिकल। अब यहां पर आप z की वैल्यू में जो देखोगे, z की वैल्यू में जो चेंज आया है डेल्टा z आपका कितना है 92 माइनस 82। तो ये 10 होना चाहिए। अब बच्चों जैसे ही अल्फा पार्टिकल होता है तो अल्फा पार्टिकल आपका कितना होता है, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल से z माइनस 2 होता है। तो 8 से आपका कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए था, यानी कि आपका कितना हो जाएगा z माइनस 16 होना चाहिए अल्फा पार्टिकल होने की डिग्री से। लेकिन आपको यहां पर कितना मिल रहा है, दिस इज ओरिजिनल z और ये आपका z2 है, तो ये z माइनस 10 मिल रहा है। तो अब आपको z माइनस 16 से z माइनस 10 बनाना है, तो आपको यहां पर z में प्लस करना पड़ेगा। तो अगर इसमें 4z कर दें, 4 और प्लस कर दें, तो आपके सॉरी 6 प्लस कर दें, सॉरी 6 प्लस कर दें, तो ये आपको z माइनस 10 आ जाएगा। तो यानी कि ये 6 आपको बीटा माइनस डिके हुए होंगे, क्योंकि z आपका टोटल चेंज हो रहा है कितना 10। तो यहां पर आपको अल्फा पार्टिकल कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, और 6 आपके बीटा माइनस आ रहे हैं। आप यहां से निकाल सकते हैं बीटा माइनस आ रहे हैं या बीटा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पहले आप ऐसी रिएक्शन में किसके थ्रू जाएंगे, आप मास नंबर के थ्रू जाएंगे, और वहां से आपको मिल जाएंगे अल्फा पार्टिकल। सीधे 4 से डिवाइड कर देंगे, आप सीधे इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, आपको अल्फा पार्टिकल मिल जाएंगे। दूसरा फिर जाएंगे आप एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर में 10 चेंज हुआ है, होना चाहिए था कितना 16 चेंज। अब 16 चेंज को कंपेंसेट करके 10 बनाने के लिए हमें इसमें कुछ प्लस करने पड़ेंगे। तो जब जब हमारा बीटा नेगेटिव होता है तो हमारे जेड में प्लस होते हैं, तो हमें यहां पर +6 चाहिए। +6 के लिए हमें 6 बीटा पार्टिकल बीटा नेगेटिव डिके करने पड़ेंगे। तो हमारे पास 8 बीटा पार्टिकल होंगे, 8 अल्फा पार्टिकल प्लस 6 बीटा नेगेटिव। तो इससे आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसीडर द बीटा डिके। यहां पर ये गोल्ड दिया हुआ है, ये मरकरी में चेंज हो रहा है, और ये एक्साइटेड मरकरी, एक्साइटेड स्टेट का मरकरी डॉटर न्यूक्लियाई है, और यहां पर बीटा नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन है और एंटी न्यूट्रिनो। क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर 198 Hg स्टार represent the mercury nucleus in an excited state at energy 1.088 MeV above the ground state. What can be the maximum kinetic energy of the electron emitted? और दोनों के आपको मास दे रखे हैं। तो बच्चों हम यहां पर कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे Q वैल्यू। तो बच्चों Q वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि 198 AU माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मास 198 Hg स्टार, ये हमें माइनस करना होगा इंटू सी स्क्वायर। इंटू हम क्या करेंगे सी स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारी क्यू वैल्यू होगी। तो क्यू वैल्यू को आप निकालेंगे, यहां पर आप इनका मास लिखेंगे 197.968233 एटॉमिक यूनिट माइनस 197.9667,604, ये होगा, ये एटॉमिक यूनिट में आएगा। ओके, ये एटॉमिक यूनिट में आएगा। तो आप इसको
क्या करेंगे, इसको आप 931 से कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक एटॉमिक यूनिट में कितना होता है, 931। तो इसको 931 पर एटॉमिक यूनिट, तो ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी 13686 MeV। ये आपको क्यू वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस गामा रेडिएशन, ये दोनों एनर्जी मिला के आपकी क्यू वैल्यू के बराबर है, क्योंकि ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज मास डिफेक्ट। तो यहां पर कुछ तो गामा रेडिएशन में जाएगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज क्यू माइनस आर, गामा रेडिएशन का जो एनर्जी है, एक्साइटेशन एनर्जी। ओके, गामा रेडिएशन की एनर्जी आपको दी हुई है विच इज इक्वल्स टू 1.088 MeV। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1.3686 MeV माइनस 1.088 MeV। तो आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी, will come out to be 0.2806 MeV। तो इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज के कैप्चर। के कैप्चर बच्चों क्या होता है, व्हेन न्यूक्लियस कैप्चर्स वन ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल, यानी कि न्यूक्लियस के पास जब से सबसे क्लोज जो शेल होता है वो के शेल होता है। अब ये एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये इनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो के शेल इज वेरी नियर टू द न्यूक्लियस, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर होने की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन काफी होते हैं और ये के शेल के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू न्यूट्रॉन, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रॉन की नंबर कम होता है और प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके, और ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आपको न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ये क्या है बच्चों आपका न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो दे देता है। ये रिएक्शन हमारी होती है के कैप्चर में। ये इट इज वेरी रेयर प्रोसेस फाउंड इन ओनली फ्यू न्यूक्लियाई। जैसे एक हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसको हम एक्स ए जेड लिख सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है, यानी कि इसके शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कम हो जाएंगे, यानी कि ये Z-1 हो जाएगा, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और यहां पर एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ये एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी दिस शुड बी न्यूट्रिनो। तो ये साथ में न्यूट्रिनो निकलेगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस जो भी एनर्जी होगी क्यू वैल्यू, तो इसको हम के कैप्चर बोलते हैं।